इससे बड़ी समस्या है बिहार में किसानों के फसलों के दाम का न मिल पाना। जो समर्थन मूल्य है, जैसे अभी धान की कटाई चल रही है, जब हम लोग चल रहे हैं अभी पिछले 1.5-2 महीने से, तो धान के कटाई का सीजन है, गन्ना भी कट रहा है। दोनों फसलों के संबंध में जो हम लोगों ने देखा, धान जो एवरेज औसतन जो जिस रेट पे लोग बेच रहे हैं वो 1200 से 1500 का रेट है। मैं दोनों जिले मिलाकर बोल रहा हूँ। पश्चिम चंपारण में लोगों ने ज्यादातर 1200-1300 बताया, पूर्वी चंपारण में ज्यादातर लोग 1500 के आसपास रेट बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही अगर आप 1200 से 1500 का रेंज ले लें तो भी ये सरकार के द्वारा घोषित जो धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया, 2040 रुपया, उससे बहुत नीचे है। और इसके बाद यही हाल करीब करीब गन्ना में भी है। गन्ना में जो 3 प्रमुख वेराइटी जिसकी खेती लोग यहाँ कर रहे हैं, जो मिलों की प्रेफर्ड वेराइटी है, जिसको मिल वाले नंबर 1 क्वालिटी मानते हैं, उसको लेकर किसानों की शिकायत है कि वो सूखता जल्दी है और उसमें रोग ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट कम है। उसका भी समर्थन मूल्य यूपी के मुकाबले कम है। और जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है उसको मिल वाले लेट ले रहे हैं, कम दाम पे ले रहे हैं, और वजन की हेरा फेरी तो हर वैरायटी के गन्ने में करीब करीब 5 क्विंटल हर ट्रेलर पे लोगों का अनुमान है कि वजन में मिल वाले या जो भी बिचौलिए हैं उनके भेंट चढ़ जाता है। तो इस कृषि मूल्य की लागत 2 गुना 3 गुना होना और जो किसान उपजा रहे हैं उस फसल का दाम न मिल पाना किसानों की बेहाली का मुख्य कारण है। पूरे देश में जो 100 व्यक्ति पर गाड़ियों की ओनरशिप है, मतलब 100 व्यक्तियों में 8 लोगों के पास गाड़ी है। बिहार में 100 लोगों में 2 लोगों के पास गाड़ी है। जो समृद्ध राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्रा, पंजाब, तमिलनाडु, वहां पर 100 में 20 लोगों के पास गाड़ी है। बिहार में आज 100 में 2 लोगों के पास गाड़ी है। और तब भी आप स्वयं अपने से बता रहे हैं कि ट्रैफिक की ये समस्या है। जरा आप अंदाजा लगाइए कि अगर भारत के बराबर भी हो जाए, 100 में 8 लोगों के पास भी गाड़ी बिहार में हो जाए, जो होना चाहिए, हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ भी वो स्थिति है कि जब 100 में 25 लोगों के पास गाड़ी हो, तो ये शहरों की स्थिति क्या होगी भाई। शहर तो नाम के हैं, ना शहरीकरण के लिए कोई काम हुआ है, ना शहरों की कोई प्लानिंग है, ना नली है, ना गली है, ना रोड है, ना चौक है, ना चौराहा है। तो जो 2-4 गाड़ियां बढ़ गई उससे ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा बेचारा, जब सड़क है ही नहीं। जब सड़क है ही नहीं तो जो है वो केओस ही है। वहीं पर बैलगाड़ी भी चल रहा है, वहीं ट्रैक्टर भी चल रहा है, लोग भी चल रहे हैं, वहां ठेला भी लगा हुआ है, वहां इंक्रोचमेंट भी है, कोई मार्केट है नहीं, सब कुछ रोड पर ही हो रहा है बिहार में। तो स्वाभाविक है कि आपको एक केओस दिखेगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने आंखों के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया या होने दिया, इससे 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। अब अगर बिहार में एक अच्छी सरकार बन भी जाए तो भी जो लोग इस दौर से निकल गए अब वापस आकर अपने आप को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इसको बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का है। जिस गरीबों की ये लोग बात करते हैं, सामाजिक तौर पर वंचित लोगों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो उसी का है। क्योंकि दूसरे वर्गों के लोग जो थोड़े बहुत भी समृद्ध हैं वो तो अपने बच्चों को फिर भी प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं, बिहार में नहीं तो बिहार के बाहर भेज सकते हैं। लेकिन जो सबसे गरीब तबका है उसको तो आपने इंश्योर कर दिया कि वो जीवन भर मजदूर ही रहेगा। अब वो मजदूरी से और गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। कि बिहार के विकास की यात्रा को अगर आप देखेंगे और इसको समझना चाहते हैं, आपको बिहार के विकास के आंकड़ों को थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। बिहार 65 तक 1965 तक देश के अग्रणी राज्यों में ही था। ये 65 से 1965 से आंकड़ों के आधार पर आपको दिखेगा कि 1965 के बाद से हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। उसकी एक वजह ये रही है कि इस राज्य ने इस दौर में 65 से 90 तक, जब तक लालू जी मुख्यमंत्री बने, एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है। 67 से 90 के बीच 23 साल में बिहार में 25 अलग अलग सरकारें बनी, 5 बार गवर्नर रूल और अलग अलग 20 मुख्यमंत्री। उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जहां पर कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री था, कोई 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री था, हम विकास को बैकफुट पे डाला, विकास को हाशिए पर डाल दिया, जिससे धीरे धीरे दूसरे राज्य आगे बढ़ते गए, हम लोग पीछे छूटते गए। 90 में राजनीतिक स्थिरता लौटी, लेकिन वो लौटी लालू जी के फॉर्म में।
उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक विकास की जरूरत नहीं, हम सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय में उन्होंने लोगों को आवाज दी, और जो बिहार के जमीनी हकीकत से वाकिफ लोग हैं उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समाज के कुछ वर्गों को जरूर आवाज मिली, लेकिन सामाजिक न्याय सिर्फ आवाज नहीं है। उन वर्गों को शिक्षा नहीं मिली, उन वर्गों को जमीन नहीं मिली, उन वर्गों को पूंजी नहीं मिली, उनकी स्थिति कुछ बदली नहीं। लालू जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से उनको आवाज दी और उस आवाज से अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया। 2005 से नीतीश कुमार जी वापस आए हैं। 2005 से नीतीश जी का नारा है न्याय संग विकास, और 2005 से कुछ विकास जरूर विकास बिहार में हुआ है, लेकिन नीतीश जी के दौर को आप दो भाग में समझिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि राजनीतिक अस्थिरता का कितना बड़ा खामियाजा राज्य की जनता को चुकाना पड़ता है। नीतीश जी के 17 साल के कालखंड को आप दो भाग में बांट लीजिए। 2005 से लेकर 2012 तक का एक दौर जिसमें राजनीतिक स्थिरता थी, चाहे जिस किसी के भी वो साथ थे, वो लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए लगे हुए थे। ज्यादातर लोग बिहार में आपको बताएंगे कि उस दौर में बिहार में कुछ काम होता या बिहार की स्थिति सुधरती हुई दिखी। वो इसलिए दिखी कि इतना अंधकार था कि एक छोटा दिया भी जला तो आपको ज्यादा प्रकाश दिखा, और दूसरा कुछ काम होने का करने का प्रयास किया गया। लेकिन 12 से मोदी जी का जब राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ, उसका एक अनवांटेड जो खामियाजा बिहार के लोगों ने भुगता कि उसने बिहार में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। जब मोदी जी 13 से आए राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पे, तो नीतीश जी फिर उससे अलग हो गए। तो आप देखिए 12 से 22 के बीच में नीतीश कुमार जी का ये 6वां सरकार का प्रयोग है। जिस एनडीए में थे उससे अलग हट गए। फिर उसके बाद चुनाव जब 14 में हार गए तो मांझी जी को बनाया, वो दूसरा प्रयोग था। तीसरा फिर मांझी जी को हटाकर खुद बने। फिर चौथा जब महागठबंधन के साथ आए। फिर 5वां जब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए। फिर 6वां जब उस एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ गए। तो ये आप 10 साल में अगर 6वीं तरह की सरकार बना रहे हैं तो फिर विकास हाशिए पर है।